प्यारे दोस्तों, आज आपको राज कॉमिक्स की बात का धनी ये कवर प्रेस्टेज का किसी नगर में एक राजा राज करता था जिसका नाम चंद्रगुप्त। वह बेहद दयालु प्रकृति का इंसान था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने के लिए अक्सर छद्म वेश धारण कर उनका हालचाल मालूम करता था। एक दिन नियमानुसार ही वह छद्म वेश से प्रजा का हाल मालूम करने के लिए महल की चकाचौंध से बाहर निकला। चलते चलते सहसा एक गरीब लकड़हारे की दृष्टि ठिठक कर रह गई। बेचारा बहुत दुखी जान पड़ता है, चलकर इसका सुध लेनी चाहिए। और वह लकड़हारे के घर के द्वार पर पहुंचा। सुनो भाई, मैं बहुत दूर से चला आया हूँ, न जाने मंजिल कहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्या तुम थोड़ा सा जल पिला सकते हो? कृपा अर्थात कर सकते हो। प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है बंधु। आओ यहाँ कुछ देर बैठो, अपनी थकान मिटाओ, जल लेकर हाजिर हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। लकड़हारे के जाते ही राजा चंद्र ने सोचा, अपाहिज होते हुए भी यह व्यक्ति कितना परिश्रमी है, मुझे इसकी कुछ मदद अवश्य करनी चाहिए। लीज और लकड़हारा पानी लेकर आया। राजा की तंद्रा भंग हुई। लीजिए यह जल, शीतल जल तथा थोड़ा गुड़ ग्रहण कीजिए। मुझ गरीब के घर में इस समय आपको खिलाने के लिए बस इतना ही कुछ है। दुखी न हो भाई, मेरी भूख प्यास तो तुम्हारी मधुर वाणी स्वभाव देख कर ही मिट गई। आओ लाओ, यह चीज़ें मुझे दे दो। ओह, शीतल जल तथा गुड़ का सेवन करते ही चित्त प्रसन्न हो उठा। ओह भाग्य मेरे जो मेरी इस कुटिया पर पधारे। परंतु भाई, तुमने अपने बारे में भी कुछ बताओ ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? घर में जीविका का साधन क्या है? मेरा नाम राघव है। लकड़ी काट कर बेचना, किसी तरह गुजारा बसर कर रहा हूँ। कुल 4 पैसे। लकड़ियाँ बेच कितने की पैसे मिलते हैं? 4 पैसे। उन 4 पैसे का तुम किस प्रकार खर्च करते हो, यह बताओ भाई। उसकी बात सुनकर पहले लकड़हारा मुस्कुराया, फिर बोला, सुनो, पहले पैसे से मैं खा पी कर खर्च करता हूँ, दूसरे को ब्याज पर देता हूँ, तीसरे को अपना कर्ज चुकाता हूँ, चौथे को मूल कर गंगा में स्नान कराता हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर राजा उलझन में पड़ गया। मैं कुछ समझा नहीं भाई, सारा विस्तार पूर्वक समझाओ। तुम अपनी पहली का अभिप्राय क्या है? सुनो, पहले पैसे को मैं खा पी कर खर्च करता हूँ, ब्याज पर देने का मतलब है दूसरे पैसे से मैं अपने बच्चे का लालन पोषण खर्च कर रहा हूँ, बड़े होकर वे बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे। तीसरे पैसे को अपने माता पिता पर खर्च करता हूँ, इस प्रकार अपना पिछला कर्ज चुका रहा हूँ। और रही चौथे पैसे की, तो उसे दान पुण्य करता हूँ। वाह! राजा लकड़हारे के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम बड़े ही विद्वान मालूम पड़ते हो भाई। पहली कल राजा के सामने रखूँगा और महाराज से प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी दरिद्रता पल में भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? भला क्या है? शर्त के अनुसार तुम तब तक किसी पहेली का उत्तर नहीं बताओगे जब तक उसका चेहरा 1000 बार न देख लो। कुछ सोते लकड़हारे ने आमी भरी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने यह शर्त का पालन न किया तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह चेतावनी देकर राजा चंद्रगुप्त लकड़हारे का महल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सुबह शहर में मुनियादी होगी। जो कोई भी राजा की इस पहेली का सही अर्थ बताएगा वह मंत्री पद प्रतिष्ठा की जाएगी। और सुनो सुनो सुनो, राजा की तरफ से
सूचित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, मंत्री पद दिया जाएगा। बड़ा कठिन प्रश्न है। हम इनाम में भी तो मंत्री पद है, कोई छोटा नहीं है। अच्छा, बस फिर बहुत से लोग इस दरबार में उपस्थित हुए और अपने अपने ढंग से प्रश्न का उत्तर बताया, परंतु राजा ने एक का भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए। अंत में उसने अपने महामंत्री से कहा, सुनो महामंत्री, क्या तुम हमारी पहेली का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते? अतः ऐसा है तो तुम अपने पद को त्याग पत्र देना चाहिए। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए महाराज, फिर मैं आपकी पहेली का हल खोज पाता हूँ। आपकी शर्त स्वीकार होगी। ठीक है, केवल 2 दिन का समय देते हैं, मुझे मंजूर है। और महल से निकलकर महामंत्री सारा दिन राजा की पहेली का अर्थ सोचने में डूबा रहा और यहाँ तक कि खाना पीना भूल गए। चलकर भोजन कर लिए स्वामी। नहीं नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। महामंत्री की परेशानी देखकर उसकी पत्नी चारुलता ने सोचा, अवश्य ही कोई ऐसी वैसी बात है, न था आज तक उसने भोजन से इनकार नहीं किया। मुझे कारण मालूम करना चाहिए। चारुलता के पूछने में महामंत्री ने उस सारी बात बता दी। ओह, तब तुम बताओ चारू, क्या करूं? अगर पहली हम नहीं खोज निकाला तो मुझे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओह, केवल इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं? आप चेष्टा करें तो यह मुसीबत से बचा जा सकता है। वह कैसे प्रिय? आपने एक दिन कहा था कि हमारे राजा घर घर जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल मालूम करते हैं। आप ही पता लगाइए महाराज भ्रमण के लिए किधर गए थे। वे ज़रूर पहली भी वहीं से लाए हैं होंगे। यह तो मैंने सोचा ही ना। मैं सुबह ही पता कर लगाता हूँ। इस पर ने चाहा तो आप पहली का हाल ढूंढने में सफल हो जाएंगे। और इस प्रकार मुख्यमंत्री अगले दिन सुबह महाराज के सलाहकार और लकड़ारे का पता लेकर भेष बदल कर वहाँ पहुँचे। सुनो भाई, मुसीबत में हूँ, थोड़ा अन्न जल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। और कुछ देर बाद, तुम्हारे पति दिन भर इतना श्रम करते हैं बहन, 2 रुपये हमारी गुजर बसर अच्छी होती है, तुम क्या पूछ रही हो? महामंत्री ने बहाना बनाकर इसी प्रकार जगह जगह वह प्रश्न करता घूमता रहा। अंत में वह लकड़हारे के घर पहुंचा और इसी तरह वही सवाल किया, क्यों भैया, तुम लकड़ियां बेचकर दिन भर में कितना कमा लेते? 4 पैसे। उसका उत्तर सुनकर उत्सुकता से आगे पूछा, और उसे खर्च कैसे करते हो? लकड़हारे ने वही बात बताई जो उसने चंद्रगुप्त से कहा था। सुनते ही उसके चेहरा खिल उठा। अगर तुम मुझ पे पहली का उत्तर बता दो तो तुम्हें उसी वक्त 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे सकता हूँ। लकड़हारा लालच में भर उठा। उसे राजा के वचन याद आते ही वह उदास हो गया। काश मैंने ऐसा कोई वचन न दिया होता। शायद मेरी किस्मत 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। परंतु सहसा उसके विचार आते ही प्रसन्न हो गया। ओह, एक बार 1000 मुद्राएं! और वह सोच में डूब पड़ा। तुम किस सोच में डूबे मित्र लकड़हारे? अगर मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो तो कुछ पल सोचते हुए उसे पहली का उत्तर बता सकता हूँ। क्या? यह लो, एक पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तुम्हें कुछ देर रुक कर मेरा इंतजार करना होगा, मैं तुम्हें उपस्थित होऊंगा। कहकर वह भीतर चला गया और कुछ क्षणों बाद लौटकर उसे प्रधानमंत्री का पहली का हाल बता दिया। और महामंत्री ने महाराज को जाकर पहली का हल बता दिया। सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे। इसका मतलब यह हुआ कि लकड़हारे ने हमारे वचन की लाज नहीं रखी और तुम्हें वह पहली का हाल बता दिया, अन्यथा तुम कभी भी इस पहली का हाल खोज नहीं सकते थे। सैनिक ने लकड़हारे को तुरंत सामने हाजिर उपस्थित करो, जी आज्ञा। और लकड़हारे ने हकीकत बताकर समय राजा सम्मुख पेश किया गया। जब राजा ने सच्चाई से अवगत कराया तो लकड़हारा पाँव में जमीन खिसक गई। तुरंत ही वह खुद को संयम पाता हुआ बोला, क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने आपको वचन बिल्कुल भंग नहीं किया। महामंत्री की बात साक्षी है। मैं भला कैसे? आपको याद होगा
होगा महामंत्री कि पहली का हाल बताने से पहले मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं थैली लेकर घर के भीतर गया था। भीतर जाकर मैंने महाराज के दिए गए वचन की लाज रखते हुए 1000 सिक्के अंकित का चेहरा देख कर रखी। 110, 205, 1000। अगर ऐसा करके अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया तो उसके लिए दंड का भागीदार हूँ महाराज। लक्काडर के मुँह के बुद्धिमानी पर सुनकर राजा का सारा गुस्सा तुरंत ही काफूर हो गया। निसंदेह तुम बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली व्यक्ति हो। हम तुम पर गर्व करते हैं, इसीलिए हम आज से तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। और इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता की बातों के कारण उसका और उसके परिवार का भविष्य उज्जवल हो गया। लालच बुरी बला। एक बार की बात है, भीमा नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी समरसकी के साथ सुख के दिन व्यतीत कर रहा था। उसकी सुबह नित्य कर्मों में फारिग होकर वह जंगल में जाता और अच्छी जगह से मिट्टी खोद कर लाता और घर पहुंचकर पत्नी की तरह मिलकर सुंदर सुंदर खिलौने बनाते। भीमा खिलौने को अच्छी दामों पर जाकर शहर में बेच आता और मिलकर उसी तरह दोनों संतोष लेते। एक दिन जैसे ही भीमा टोकरी मिट्टी खोदना था, अचानक टन, अरे कोई वस्तु धातु टकराने की आवाज़ है, कैसी है? उस जगह कोई वस्तु दबी है, मिट्टी को हटा कर देखूं। और जैसे ही मिट्टी हटाई, अरे यह तो कोई कलश मालूम पड़ता है। और उस चचाऊ ने जो ही कलश को ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी रही। इतना सारा सोना! किंतु अगले क्षण इतना धन देकर घबरा गया और ओह जल्दी पुन यहीं दबा दूं, कहीं किसी ने देख लिया तो हाथ आया सारा धन राजा के खजाने में चला जाएगा। और खजाने को वहीं दबाकर बिना मिट्टी लिए ही घर पर आ गया और धीरे धीरे आकर सारा खजाना ले जाऊंगा। यही सोचता हुआ घर पहुंचा। अब कुछ दिन हम यहीं अमीर बन जाएंगे। अजी, मैंने कहा, आज मट्टी क्यों नहीं लाए? क्या भूखे मरने का इरादा है? नहीं भगवान, आज हम खिलौने बनाने और बेचने की जरूरत नहीं है। यह क्या कहा? कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। धीरे बोलो भगवान, भीतर चल कर सब कुछ बताता हूँ। और पहुँचकर उसने सारी राम सखी को कहा, हे भगवान, यह सच है बोल रहे हो आप? विश्वास नहीं होता। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानो, हम नगर के सेठ सेठानी बन चुके हैं। लेकिन खबरदार, अगर किसी को यह बात तुमने तीसरे को बताई तो हमारा सारा राज के खजाने में जमा हो जाएगा और सारी ज़मीन राजा का अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। अजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फटाफट खाने को लाओ और भूख लगी है, दम निकला जा रहा है। और प्रशंसा में रसोई की तरफ बढ़ गई। परंतु इसका क्या किया जाए कि रामसखी भीमा कुमार की पंचांगनी मुश्किल हो गई। अब यह बात सोच कर जेहन में क्रोधने लगा। पड़ोस की देवयानी हर रोज़ अपने धनवा होने का रोब मुँह गाँठती रहती है। फिर वह सुबह होते ही जब वह सारा किस्सा सुनाऊंगी तो वह जल भुनकर कोयला बन जाएगी। और अगली सुबह, आज बड़ी प्रसन्न नज़र आ रही है। आखिर क्या सुन, मैं भी तो सुनूं, क्या बात है? बात तो तुम्हें बताती, परंतु क्या करूं, मेरे पति ने मुझे बताने से मना किया है। अरे ऐसी भी क्या डरना, मुझे देखो जो मेरे पति उंगली पर नाचते हैं। अगर ऐसी रही बात तो सुनो, कल मेरे पति मट्टी को लाने जंगल गई। ज़मीन में गड़ा सोने का मुद्राओं से भरा एक कलश मिला। वो धन पाकर हमारे घर में संकट दूर हो जाएंगे। वो क्या? हाँ बहन, यकीन ना हो तो कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर देखना ठाट बाट। बात पचाने में देवकानी के पेट में रामकली का छूटा था। अरे तुमने सुना है, रामकली के पति भीमा को धन का कलश मिला है? सच? एक दूसरे से तीसरे यह बात मुझे भी सुनने को आई है बहन। इसी प्रकार बात फैल गई। क्या क्या सोने का कलश?
ओह, और गड़ा हुआ धन भाई भीमा के दिन फिर गई। तभी वहाँ से गुजरा भीमा के कानों में शोर पड़ा, वाह वह रहा भीमा सेठ, वाह रे क्या किस्मत पाई है भीमा सेठ। ओह, सारा गांव क्या कह रहा है, झारसी के इतना फैला दिया कि मूर्खता की वजह से। अब क्या होगा, अगर राजा के कानों में खबर पड़ गई तो मुझे कोई किसी तरकीब से काम लेना होगा। और फिर उसने एक तरकीब सोच ली। ओह, यह तरकीब, वाह रामखली फैलाई बात कोरी गप साबित होगी, कर दूंगा। ज़रा बाज़ार से चलकर मछली खरीद लूँ। और बाज़ार में पहुंचकर उसने मछली खरीदी। खबर राजा तक पहुंचने से पहले ही मुझे सारा काम कर लेना होगा, अगर बाकी का सारा सामान भी खरीद लूँ। और इस प्रकार कुछ वस्तुएं लेकर वापस जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे धन मिला था, और अपनी योजना के अनुसार सारा काम करने लगा। और आसपास की झाड़ियों में उसने उसने बाजार से लेकर चीज़ें मिठाइयाँ लटका दी। और इन कार्य से पारी होकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। चलो भगवान तुम्हें उस कलश के दर्शन करा लूँ, चलिए जी। और जंगल में आगे बढ़ती उसकी पत्नी एक तमाशा देखा। अरे ये क्या, वृक्षों पर मछली लगी है। हाँ हाँ भगवान तुम यहीं ठहरो, मैं अभी सारी मछलियाँ वृक्ष पर तड़कर तोड़ लाऊं। लो भगवान, जितनी समेट सको ले लो, न जाने फिर पेट पर मछलियाँ कब पैदा हो। लगता है लक्ष्मी हम पर अधिक मेहरबान है। मछली समेट कर जैसे ही आगे बढ़े, झाड़ियों पर इतनी सारी मिठाई। ओह, याद आया, कल मैं तुम्हें मिठाई की वर्षा के बारे में बताया ना ही भूल गया। मिठाई की वर्षा, हाँ कल मैं यात्रा खजाना खोज रहा था तो यहाँ वर्षा हुई थी। खजाने की फिक्र न होती तो कल अवश्य तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लाता। ओह, यह रहा पेड़, जिसका पेड़ ढेर सारा खजाना छुपा है। अजी उस खजाने की एक झलक मुझे भी दिखाओ। भीमा ने जड़ खोदकर कलश बाहर निकाला और खजाने की एक झलक पाकर सनसनी मानो स्वर्ग का वितरण करने लगी। आह, कहा तुम सेठ भीमा और मैं सेठानी राम सखी। अब वाह वाह, अब ज़्यादा देर यहाँ ना रुकना, ठीक भगवान रात गिर रही है, हम जल्दी घर तक खजाने को यहीं छिपा रहने दो, वापस घर चलना चाहिए। वह काशी और भीमा अपनी पत्नी के सामने उस वृक्ष की जड़ से पुनः दबा दिया और उधर दोनों घर की ओर चल पड़ी। अचानक राम में, अरे तुम वृक्ष से कोई निशानी लगाना भूल गई दत्त। ओह, अब क्या करें जी। एक काम हो सकता है, तुम घर चल कर भोजन तैयार करो, मैं निशानी लगा कर आता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, पर लौटना जल्दी। भीमा भागकर वापस गया और वृक्ष अपना सारा धन निकाल कर दूसरी जगह छिपा दिया। वह वापस लौटा। घर पहुंचकर उसका सामना राजा साहब के सैनिकों से हुआ। वह रहा भीमा, पकड़ लो उसे, ले चलो दोनों राजा के पास। शुक्र है प्रत्येक कार्य समय पर संपन्न हो गया स्वामी। दोनों को उसी समय राजा के सामने पेश किया गया। भीमा राजा के सामने जमीन पर मिला खजाना और राज जो कोष में जमा करवाने और तुम्हें बड़ा अपराध किया है, तुम्हें अपनी जुर्म की स्वीकार करते हो। महाराज, मुझे ऐसा कोई खजाना नहीं मिला जिससे यह सब किया। किसने कहा? हमें जनता है कि सूचना मिली है कि जनता खुद तुम्हारी पत्नी ने यह रहस्य बताया। ओह, यह बात है। पर महाराज, शायद आपको यह नहीं मालूम, मेरी पत्नी अजीब अजीब बातें करने का धुन सवार रहती है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो इससे कोई भी बात करके देख लिए। राजा रामरसकी से पूछा, क्या तुम्हारे पति सचमुच खजाना मिला था? जी हाँ महाराज, और उससे धन को देखने के लिए भी गए थे। एक वर्ष में हमने मछलियाँ उगती देखी। क्या कहा? वृक्ष में मछलियाँ? जी हाँ महाराज, और कल मिठाई की वर्षा हुई थी। बहुत सारी मिठाई यहाँ जंगल में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जिसमें एक के बाद एक
वृक्ष की जड़ से खजाना देखा। हा 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 हा। उसकी बातें सुनकर महाराज भीमा भी कुछ असहज नजर आने लगा। यह वास्तव में अजीब अजीब बात कर रही है। इसका मतलब खजाना मिलने की बात झूठी है। और राजा के आदेश पर रामसखी को वृक्ष की जड़ खुदवा कर देखा। यहाँ खजाना नहीं है। चलो वापस चलकर महाराज को बताते हैं। मैंने तो यहीं पहले देखा था। और महल पहुंचकर महाराज, खबर वास्तव में झूठी है। वहाँ हमें कोई खजाना नहीं मिला। हाय, हमारा सारा खजाना कोई चुरा ले गया। जब भीमा ने अपनी बुद्धिमत्ता मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उसके निर्दोष पाकर महाराज ने आज़ाद कर दिया। अगर मैंने समय पर सूझबूझ से काम न लिया होता तो आज सारा खजाना हाथ से चला जाता। ऊपर से दंड भुगतना पड़ता, वो अलग। जाकर अवश्य ही नुकसान थोड़ा धन निकाल लाऊंगा। वो हाय रे खजाना। उधर दोनों के बाहर निकलते ही सेनापति के मस्तिष्क में एकाकी विचार कुंदा। फलस्वरूप मुझे उस गड़बड़ लगती है। क्यों ना एक बार फिर जाकर उस स्थान की कोशिश करूं। और वह सेनापति अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर पुनः उस स्थान पर चल दिया। और सर्वप्रथम बीना ने धन कलश दबाया था। सैनिकों ने वहां खुदाई की। पूर्व स्थान की मिट्टी नमी और अवश्य ही यह जगह पहले खोदा गया है। उधर महल से निकलकर भीमा तुरंत उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसने कलश देखा था। अब यह सारा जीवन सुख चैन से कट जाएगा। और ठीक उसी पल सेनापति वहां पहुंचे और भीमा को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ धन कलश और स्वर्ण मुद्राएं निकाल रहे होते क्या? सेनापति को एकाएक वहाँ देखकर भीमा सिट्टी पिट्टी घूम गई। सेनापति जी, हाँ हाँ, अब तुम मेरी समझ में आया। तुम्हारी सारी संपत्ति तुम झूठ बोलकर केवल महाराजा को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि राज्य की धरती से मिला गुप्त खजाना भी खुद हजम कर जाना था। किंतु अब तुम सजा के नहीं बच सकते। दगाबाज मुजरिम चाहे 100 पर्दे छिपा ले, लेकिन अंत में बेनकाब होता है। सैनिकों, इस दुरुस्त व्यक्ति को ले जाओ और हथकड़ियाँ लगा के महाराज के पास ले चलो। काश मैं पहले इतना लादिक लालच न किया होता। और फिर जब भीमा राजा के सामने उपस्थित किया गया तो उसे कड़ी सजा दी गई। परंतु भीमा की समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई कि कभी भी अधिक लालच बहुत महंगा पड़ता है। समाप्त दोस्तों।